दिलवा दिए कप और तब सूत गए। शुद्ध संधारित्र परिपथ हो गया था अंचला। अब हम लोग पढ़ेंगे चला प्रतिबाधा। क्या पढ़ने वाले हम लोग? प्रतिबाधा दैट इज इंपिडेंस। इंपिडेंस बोले तो प्रतिबाधा, ठीक है ना। एसी परिपथ, कौन परिपथ? एसी परिपथ के मार्ग में जो कुल विरोध उत्पन्न होता है उसे हम प्रतिबाधा कहते हैं। किसके मार्ग में? अगर अकेले कोई रेजिस्टेंस खाली लगा हुआ है तो प्रतिरोध होगा, अकेले कैपेसिटर लगा हुआ है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, अकेले रजिस्टर लगा हुआ है तो रजिस्टिव इंपिडेंस होगा। लेकिन अगर रजिस्टर कैपेसिटर रजिस्टर इंडक्टर रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर कैपेसिटर इंडक्टर एक से अधिक लगा हुआ होगा, तब जो उसके मार्ग में विरोध पैदा होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबाधा। एसी परिपथ में उत्पन्न कुल विरोध को क्या कहते हैं? प्रतिबाधा। अगर जैसे अगर एगो रेजिस्टेंस रहेगा, एगो रेजिस्टेंस रहेगा तो इसको हम लोग कहते हैं, इस रेजिस्टेंस को कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं चला? अगर एगो इंडक्टर रहेगा, इसका एक्सेल होता है, एक्सेल होता है चला इंडक्टिव रिएक्टेंस। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेरणी प्रतिघात। प्रेरणी प्रतिघात। एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको कहते हैं संधारित्र प्रतिघात। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सही है ना। लेकिन अगर एक से अधिक हो, जैसे रजिस्टर भी है कैपेसिटर भी है, जैसे रजिस्टर भी है इंडक्टर भी, तब जो यहां प्रतिरोध होगा इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ये दोनों का मिला के जो प्रतिरोध होगा इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। या तीनों रहेगा तब भी उसके प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं? जेड। और जेड से डिनोट करते हैं तो, और जेड को हम लोग कहते हैं प्रतिबाधा। प्रतिरोध नहीं कहते हैं, प्रतिबाधा। हिंदी में कहते हैं इंपीडेंस। क्या कहते हैं इसको? इंपीडेंस। जेड को क्या कहते हैं? ये जो जेड है इंपीडेंस है। एसी परिपथ, एसी है कि डीसी? एसी परिपथ का जो कुल प्रतिरोध है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबाधा, इंपीडेंस। प्रतिबाधा। किसी एसी परिपथ, कौन परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए विद्यमान कुल आवेश को क्या कहते हैं? इंपीडेंस यानी प्रतिबाधा कहते हैं। इसका प्रतीक क्या है? जेड। और यह भी एक प्रकार का प्रतिरोध है ना, है।
तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। इंपिडेंस ट्रायंगल इंपिडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस से बनता है। इस पर चला हम अलग से बात करेंगे। अब आते हैं आरएल सर्किट में। कौन सर्किट में चला? एक होगा आरएल सर्किट। कौन सर्किट? आरएल सर्किट। एक होगा आरसी सर्किट। एक हो गया आरएल सर्किट, एक हो गया चला आरसी सर्किट, एक हो जाएगा आरएल सी सर्किट। ठीक है ना? अब देखिए, मिक्स में जो होगा, एक होता है आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट। ठीक है ना? आरएल सर्किट की अगर हम बात करें तो आरएल सर्किट में ये रेजिस्टेंस है, ये हो गया आरएल सर्किट, आर एल। तो इसका रेजिस्टेंस आर हो गया, इसका रेजिस्टेंस एक्सएल हो गया, टोटल का रेजिस्टेंस जेड हो गया। उसके बाद है आरसी सर्किट, आर सी सर्किट। उसके बाद हो गया चला आरएलसी सर्किट, आर एल सी सर्किट। सही है? तो इसका जो प्रतिबाधा होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है? एक बात बताइए, इसी को हम इंपिडेंस ट्रायंगल कहते हैं। बताते हैं अभी। जेड बराबर यहां जो प्रतिबाधा होगा वो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। यहां जो प्रतिबाधा होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्सी स्क्वायर। ये ऐसा और ऐसा में फर्क है। इसका मतलब हुआ इसका मतलब हुआ ए में से बी को घटा देंगे। इसका मतलब हुआ कि जो बड़ा होगा उससे छोटा को घटा देंगे। नहीं समझे? जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2-3 तो बराबर हो जाएगा -1, और कहीं पर लिखा हुआ है 2-3 तो ये हो जाएगा 1। इस साइन का मतलब होता है बड़ा में से छोटा को घटा देना। बड़ा में से किसको घटा देना? छोटा। एक्सएल हाइफन एक्सी का मतलब हुआ बड़ा में से किसको घटा देना? छोटा। यानी ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव? ये वैल्यू हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है? अगर चला आप पढ़े होंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, पढ़े हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो इसको बताइए, इसको हम h बराबर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां तो ये भी वही हो जाएगा, h बराबर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां भी h बराबर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब इसका जो ट्रायंगल हम बनाते हैं, देखते यहां पर जेड दे दें, यहां पर परपेंडिकुलर हो गया, यहां पर बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर और बेस के जगह पर एक जगह पर आर, एक जगह पर एक्सएल दे दें। इसी को हम लोग इंपिडेंस ट्रायंगल कहते हैं। कौन ट्रायंगल कहते हैं? इंपिडेंस ट्रायंगल। यहां पर जो इंपिडेंस ट्रायंगल बनाएंगे तो ये जेड हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, तो ये एक्सी हो जाएगा। यहां पर जो इंपिडेंस ट्रायंगल हम बनाएंगे तो ये जेड हो जाएगा और ये आर हो जाएगा और ये एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्सी स्क्वायर।
होल स्क्वायर भी होता है, चलो होल स्क्वायर अगर होगा ना तो 2xl को इग्नोर करते हैं हम, बहुत छोटा वैल्यू होने के कारण। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस चिन्ह का मतलब है बड़े में से किसको घटाना, छोटे को। इंपिडेंस ट्रायंगल यही ना था, चला बोलो ना रे। इंपिडेंस ट्रायंगल का था, इंपिडेंस ट्रायंगल में इंपिडेंस, रेजिस्टेंस तथा रिएक्टेंस से बनता है। देखो, इंपिडेंस ट्रायंगल जो है वो इंपिडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस से बनता है। देखो ये वाला जो पार्ट है इसको रिएक्टेंस कहते हैं, ये वाला पार्ट को रिएक्टेंस, ये वाला पार्ट को रिएक्टेंस कहते हैं। इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। बोलो ना रे, आई दोनों का मिला हुआ रिएक्टेंस है। तो इसमें तीन पार्ट है, एक है इंपिडेंस, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस। इंपिडेंस, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंपिडेंस, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस। अरे एक्सेल को क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरणी प्रतिघात। एक्सी को कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, संधारित्र प्रतिघात। और एक्सेल मैंने सेक्सी, तो ये दोनों का मिला हुआ रूप हुआ। बोलो ना रे। तो देखो ये तीनों समीकरण में तीन चीजें हैं, एक है इंपिडेंस, प्रतिबाधा, एक है रेजिस्टेंस, एक है रिएक्टेंस। बोलो ना रे, इंपिडेंस, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंपिडेंस, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंपिडेंस, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंपिडेंस, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस। इंपिडेंस ट्रायंगल जो बनता है जेड बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो देखिए, तो इंपिडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस से न बनता है। कहता है इंपिडेंस ट्रायंगल इंपिडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस से बनता है। अब आ जाइए, चला जी आरएल परिपथ में। कौन परिपथ में, आरएल परिपथ में कौन कौन होगा, एगो आर होगा, एगो क्या होगा, एल है। इस परिपथ में प्रतिरोधक तथा इंडक्टर किस क्रम में होगा, किस क्रम में होता है, आरएल सर्किट है तो प्रतिरोध और इंडक्टर यही दुगुन होगा, श्रेणी क्रम में होता है। यदि आर परिपथ का कुल प्रतिरोध तथा एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, आर परिपथ का क्या है, कुल प्रतिरोध, और एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, तो जेड बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होगा। यह हर जगह कॉस फाई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आर बटा जेड। यदि विद्युत के पिछड़ने का कोण थीटा द्वारा दर्शाया जाए तो पावर फैक्टर कॉस फाई फाई द्वारा दर्शाया जाए तो पावर फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस फाई इज इक्वल टू आर बटा जेड। तथा शक्ति व्यय क्या हो जाएगा, शक्ति व्यय सब जगह एसी में होता है, चला पी बराबर वी आई कॉस फाई। वैसे तो नॉर्मली हम लोग क्या पढ़े, पी बराबर वी आई, पावर का फॉर्मूला होता है पी बराबर वी आई, पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर, पी बराबर आई स्क्वायर आर, यही ना पढ़े हम लोग। बोलो हाँ या ना। तो चला, लेकिन यहां जब एसी में होगा तो एसी में तो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर होता है इसलिए इसका फॉर्मूला होता है पावर का वी आई कॉस फाई। लेकिन इसके और भी फॉर्मूले हैं, हम उस पर जाएंगे तो बात करेंगे। कॉस फाई बराबर क्या होगा, आर बाय जेड। आरसी सर्किट होगा, इस परिपथ में कौन कौन होगा, आर होगा, सी होगा, प्रतिरोधक होगा और कौन होगा, संधारित्र। तो इस क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। यदि आर परिपथ का कुल प्रतिरोध और एक्सी कैपेसिटर का रिएक्टेंस हो तो इंपिडेंस बराबर जेड बराबर, एक मिनट, कहीं हल्ला हो रहा है क्या।
कहता है यदि विद्युत धारा के आगे बढ़ने का कोण फाई द्वारा दर्शाया जाए तो पावर फैक्टर कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होगा, आर बाय, तथा शक्ति पी बराबर क्या हो जाएगा, वी आई कॉस फाई। आरएलसी सर्किट होगा तो तीनों चीज होगा, आर होगा, एल होगा, सी होगा। इस परिपथ में प्रतिरोधक, इंडक्टर और संधारित्र किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम। यदि प्रतिरोध आर, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल तथा कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी हो तो जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हाइफन एक्सी स्क्वायर, यही ना होगा। आई साइन क्या बताता है, उपरोक्त सूत्र में ये चिन्ह जो है का तात्पर्य है अंतर अर्थात बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाकर क्या प्राप्त करना, अंतर पर। यदि धारा और वोल्टेज का फेज अंतर कितना हो, फाई हो, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला तो सब जानते हैं, कॉस फाई बराबर आर बटा जेड, एवं शक्ति वी आई क्या हो जाएगा, वी आई कॉस फाई। अब देखो चला, एक होता है अनुनाद, रेजोनेंस। गर्मी लग रहा है ना, चला सोचो तुम लोग को इतना लग रहा है, हमरा कितना लग रहा हो। हम लोग को चला आदत है एकदम शिमला में सोने का, मतलब मेरा जो कमरा है उसमें 2 टन का एसी लगल है, रात में रजाई ओढ़ के सोते हैं, मतलब मोटका पतरका वो हो ना, मोटका कंबल नहीं होता है, ओढ़ के मुंह तू अगर बाहर रहता है जम जाता है, उतना ठंडा, क्योंकि छोटा रूम है और 2 टन का एसी है, तो मतलब समझो कि सीधा शिमला से राजस्थान, मतलब शिमला से सीधा समझो कि सऊदी अरब अमीरात आ जाते हैं हम बालुए बालू है। कभी कभी तो लगता है चला ना कि मामला गड़बड़ा न जाए, लेकिन चूंकि पहले से इतना ना भैंस के दूध पीले हैं कि मां कसम हिल नहीं रहे हैं। न तो तुम समझो जैसे नॉर्मली तुमको नॉन एसी में रहने का है ना, हमेशा नॉन एसी में रह रहे हो तो बहुत फर्क नहीं पड़ा, बुझ जाता है कि हमारे कर्म में यही लिखल है, दिमाग लोग का एडजस्ट, अच्छा गर्मी लग रहा है तो लगिए रहा है। हम लोग को लगता है कि साला वो दिन वो रात यहाँ बहुत का फर्क हो जाता है। कभी कभी लगता है देहात कहीं डोल तो नहीं रहा है, गिर तो नहीं जाएंगे, लेकिन चला चूंकि पोसल है पहले से कलेजा, इसलिए बच जाते हैं, ना तो मामला हो जाएगा गड़बड़। गर्मी थोड़ा कम लग रहा है, अभी तो हमारा केने केने से पसीना निकल रहा है, हमरो नहीं पता। चला सुबह 7 बजे ही पहने हैं हम, 7 बजे पहने हैं जूतो, खोलेंगे 10:30 पौने 11 बजे जब शिमला घुसेंगे तब। अब देखो कहते हैं हाँ आरएलसी सर्किट में, कौन सर्किट में चला, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर और एक्सी स्क्वायर, ये ना होगा। ये चला कहता है अगर रेजोनेंस की स्थिति हो जाए, अनुनाद की स्थिति हो जाए, तो एक्सएल जो है बराबर होता है एक्सी के। एक्सएल किसके बराबर है, और एक्सएल का फॉर्मूला होता है 2 पाई, ज्यादा न है, हाँ 2 पाई एफ एल, और एक्सी कॉम है तो भागा न लगेगा, सी का पोजीशन कॉम की ज्यादा, क्लास छोड़ के करोगे नहीं बुझाएगा, पहले ही हम बोल दिए। 2 पाई एफ सी, बोलो रे। अनुनाद की स्थिति में कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस के क्या होता है, बराबर होता है, यानी एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल, एक्सी बराबर 1/2 पाई एफ सी। अब यहां से जब हम एफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो ई एफ इधर जाएगा, आई 2 पाई एल नीचे आएगा, इसको हम लिख सकते हैं एफ स्क्वायर बट 1/4 पाई स्क्वायर एल सी। देख लो तुम, लिख सकते हैं, बोलो न रे, क्या लिखे हम, एफ को इधर लेके आ गए तो एफ स्क्वायर हो गया, आई 2 पाई एल इधर आ गया, तो 4 पाई स्क्वायर एल सी हो जाएगा। यहां से एफ निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 1/4
1/4 पाई स्क्वायर LC। इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, F बराबर 2 पाई बाहर आ जाएगा, 1/2 पाई √1/LC। ये फॉर्मूला है रेजोनेंस के फ्रीक्वेंसी का। जब रेजोनेंस की स्थिति में होगा, अनुनाद की स्थिति में होगा, तो एक्सएल बराबर हो जाएगा किसके, एक्सी। अच्छा बताओ, जब रेजोनेंस की स्थिति में होगा, ई दोनों बराबर हो जाएगा, यानी ये भी दो ये भी दो, तो 2 - 2 जीरो ना हो जाएगा। इस स्थिति में बताइए क्या होगा जब रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी का, तो ये फॉर्मूला है। लेकिन जब आरएलसी सर्किट में, कौन सर्किट में, Z बराबर √R² प्लस XL² माइनस XC² है, और अगर XL बराबर हो जाता है XC के, तो ये दो ये भी दो, तो ये पूरा टर्म जीरो ना हो जाएगा। तो इस स्थिति में Z बराबर किसके हो जाएगा, R के। अरे R² से रूट कट जाएगा, R के बराबर नहीं होगा। अगर हम cos फाई बराबर निकालते हैं R बटा Z, और Z जो है R के बराबर है, तो R बटा R इज इक्वल टू 1 ना हो जाएगा, यानी पावर फैक्टर का मान कितना हो जाएगा। रेजोनेंस की स्थिति में पावर फैक्टर का इकाई होता है, कितना होता है, इकाई होता है। आरएलसी परिपथ में वह स्थिति जिसमें एक्सएल बराबर हो जाए एक्सी के रेजोनेंस कहलाता है, और ऐसा परिपथ श्रेणी रेजोनेंस परिपथ कहलाता है। सीरीज रेजोनेंट परिपथ में कुल रिएक्टेंस, तो ई वाला टर्म यही ना रिएक्टेंस है, ई है इंपिडेंस, ई क्या है चला, इंपिडेंस, ई है रेजिस्टेंस, ई है रिएक्टेंस। तो कहता है जब रेजोनेंस की स्थिति में रिएक्टेंस वाला टर्म तो जीरो ना हो जाएगा, ये दोनों बराबर होगा, घटाना है तो जीरो ना हो जाएगा। तो कहता है सीरीज रेजोनेंट परिपथ में कुल रिएक्टेंस, ये जो कुल रिएक्टेंस का मान है ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तथा इंपिडेंस परिपथ के कुल प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। यानी Z जो है इंपिडेंस, ये कुल प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा, Z बराबर R के हो जाएगा। तो कह रहा है इंपिडेंस यानी Z परिपथ के कुल प्रतिरोध यानी R के बराबर होता है। बोलवे नहीं करेगा, देख लो रेजोनेंस की स्थिति में एक्सएल बराबर किसके है, एक्सी के। तो एक्सएल बराबर एक्सी के है, तो यहां से फॉर्मूला निकालेंगे इतना आएगा, देखो ना अभी निकाल लें। आगे मैया एफ बराबर हो जाएगा 1/2 पाई, इसको हम लोग 1/√LC लिख सकते हैं। बोलो रे, 1 का रूट है तो कुछ नहीं है ना है। तो देखिए यहां पर यही ना फॉर्मूला है, रेजोनेंस की स्थिति में यही ना फॉर्मूला है। इसको हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं करके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहेंगे, यानी FR। कौन फ्रीक्वेंसी, देखिए इस स्थिति में जब एक्सएल बराबर होगा एक्सी के, तो ये दोनों ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म स्क्वायर से रूट कट जाएगा, Z बराबर R के हो जाएगा। बोलो रे, यहां से ही जब यहां से ही टर्म ऐसे आइएगा तो भैया आपको मिल जाएगा ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मिलेगा। देखो न रे, आगे माय लगता पूरा बॉडी जल रहा है। हाँ तनी हवा लगाने दो, चला, बाप रे बाप, हाँ वो तो पूरा गर्मे गर्म आ रहा है। पैसा कमाना चला इस धरती का सबसे मुश्किल काम है। ये जो तू अभी देख रहा है, अभी तो थोड़ा कम भी है, अभी तो पंखों अपना मालिक है हम, सब रूम में स्टैंड फैन लगवा दिए। पहले वो नहीं रहता था, डायरेक्टर कहता था जिस मास्टर को गर्मी लगता है वो अपने पैसे का पंखा लगा ले, ठीक ना। तो हम लोग चला कूलर हम एगो खरीद के लगाए थे 10,000 टका में, और वो में कूलर जो है कोई पानी देने वाला नहीं था, मास्टर थे तो अपने से बाल्टी लेके नहीं जाते पानी देने, वैसने चलता था। लगता था कि माँ कसम ऊपर से नीचे तक नहा गए हैं। कोई अगर साइंस टेस्ट में 2018 के आसपास में किया होगा बेस्ट तो उसको पता हो, पूरा बॉडी भीग जाता था। ये जो ये स्टेजवा था ना, इस पे लगता था पानी पानी हो गया है, इतना पसीना गिरता था। आप तो चला थोड़ा सा पंखा उंखा लग गया, तनी आराम है ना। चला हम जितना एक एक ईट जो मेरे घर में लगल है ना,
वो मेरे एक एक बूंद से लगा हुआ है। इसलिए तब जब कोई कहता कि रेंट नहीं दे पाएंगे तो मन करता है चक्कू मार दे, चोटा गए। अभी एगो आया कहता सर बहुत गरीब है हम लोग, समस्या बताओ। गरीब है सर, हम आप ही के यहाँ रहते हैं, 1 महीना का रेंट दे दिया, अब नहीं दे पाएंगे। मतलब शिफ्ट हो गया होकर बात, जब शिफ्ट हो गया है तब तो निकाल नहीं न देंगे, ऑलरेडी वो शिफ्ट हो गया, अब कह रहा है कि रेंट नहीं देंगे। तो बोला हम सर बरंडा में हॉलवा में सूत जाएंगे। हॉल भी रूमे है, बेचारा उसी में सूत रहा है पिछला 4-5 महीना से, हॉल में सूता है, हॉल में पंखा उंखा लगल है, रेंट नहीं देता है। एगो आया कहता है सर हमारा बवासीर है। हम बोले तो हम की करें? बोला सर आप ही के यहाँ रहते हैं। जैसे एगो को कर दिए कि ठीक है तुम मत देना, तुम जो है हॉल में अपना बेड वेड लगा लो, आराम से सो। तो वो दूसरा आया, फिर वो जाके दूसरा कहा कि हम गए ऐसे ऐसे किए, हमारे ऐसे। एगो आया कहता सर, वो MP का था, आया भी होगा इसी क्लास, कहता सर नहीं, बोला कि भाड़ा लेने गया होगा लॉज में जो देखता है अटेंडेंट, तो कहता है हम सर से बात करेंगे। हम बोले आया, बोले सर, बोले क्या हुआ? सर हमारा बवासीर है। हम बोले तो हम की करें? कहता सर 3,000 टके आता है, वही में खानो है, वही में रूमो रेंट देना है, तो सर हम ई महीना आपका वाला पैसा से इलाज करवा लेते हैं। अब समझो, फिर ओकरो हो गया। तो हम बोले ठीक है, इससे जो है ई महीना का रेंट नहीं लेना, ठीक ना, हम छोड़ दिए। हम बोले चलो कोई बात नहीं, MP से आया है। फिर एगो आया, वो की कहता है सर हम UP से हैं। तो हम बोले बोलो क्या समस्या है? हमको नहीं लगा, हमको ये पता थोड़े है कि कौन मेरे यहाँ रहता है। बोला सर आप ही के यहाँ रहते हैं। हम बोले बोलो। कहता सर हम 1,500 नहीं दे पाएंगे, 1,000 देंगे। हम बोले काहे 1,000 काहे दे? सर हमारे बहन के बियाह है सर 6 महीना बाद। हम बोले 500-500 टका रखेगा तो उससे काम हो जाएगा? कहता सर जे मेरे तरफ से और आपके तरफ से सहयोग हो जाए सर। बोले रे बाप, ये बात पूरे मार्केट में चला फैला हुआ है, गैस के जाके पास जाओ, तनी हिसाब से बोलो फीस माम, ये बात पूरा मार्केट में फैला। और एगो नहीं, एगो है मोटका आया भी होगा, पता नहीं, वो डबल बेड है और साइज है ई। कहता सर आया है तोरे बैच में है ना? कहता सर, हम बोले क्या? सर हम ये रूम में अकेले रहेंगे। मोटका आया है ना, वो नहीं है वो नहीं है, वो चला डबल बेड है अब वो अकेले रहता है। मेरे पूरे लॉज से उतना भाड़ा मेरे पूरे मकान 5 फ्लोर से नहीं आता कि हम रूम रेंट दे, मतलब बिजली बिल दे सके, उतना नहीं। एगो है वो बलिया वाला जो साइकिल चला के आया था, एगो वो है, एगो गणेश है, वो ओकरो वही स्थिति है, एगो चंद्रा जी है, ओकरो वही स्थिति है। मतलब नीचे से ऊपर में हमको लगता है 5-6 आदमी रेंट दे रहा है। तो हमको लगा कि अनाथ आश्रम में घोषित कर दें, ज्यादा बेहतर होगा। चला तो तुमको मजाक लगता होगा, लेकिन हमको दर्द होता है। इसलिए दर्द होता है चला कि हम 6 साल कमा के वो घर बनाए। पहले तो कम कम न कमाते थे, 6 साल कमा कमा के वो घर बनाए, अपना पेट काट काट के। तब छोटा सब कहता है कि बवासीर के इलाज कराएं। ये तो गलत बात न है। बवासीर का इलाज आपके पिताजी करवाएंगे कि हम करवाएंगे? हद हाल है। और रूम में, मतलब मकान में रूम लेने के बाद 1 महीना किराया देने के बाद कहते हैं अब नहीं दे पाएंगे। अब तो मान लो आदमी है, हम भी भगा नहीं देंगे। अभी हमको एगो फ्लैट खाली करवाना है, क्योंकि गेस्ट आता है तो मेरे फ्लोर पे भी जगह नहीं, ये स्टाफ लोग है, वो लोग भी एगो रूम ले लिया है। हम बोले एगो फ्लैट खाली करवाएंगे, तो मतलब ऐसा ऐसा नौटंकी जगह कोई माई बाप नहीं है, सुन लेगा ना। एगो लड़का आया कहता है सर रात में 11 बजे ढकढकाया, मेरा मकान, मेरे फ्लोर को ढकढकाना मतलब वो समझ लो कि रात में 11 बजे मतलब काल को बुलावा देना है। इतना किसी का हिम्मत नहीं है कि ढक ढक कर देगा, अनाधुन दिए जा रहा है।
हम खोले, बोले बोलो, कहता सर एक गिलास चावल पहुंचा दीजिएगा। बोले अरे बाप रे बाप, हम पागल हो गए, रोड पे घूमने लगे। चला वगैरह हमें 5 किलो वाला एगो आशीर्वाद था, वो चावल का पैकेट था, वो 5 किलो चावल वगैरह हम दिए, बोले ले जाओ खाओ। हम बोले रे छोटा, अपने फ्लोर पे किसी से मांग लेता। तब बोला नहीं सर, वो लोग को हम पहचानते नहीं ना है, अभी एबे किए हैं सर। ऐसन ऐसन तो बात। इधर इधर एक होता है चला आभासी शक्ति। कौन शक्ति होता है? एक होता है आभासी शक्ति, एपरेंट पावर। कौन पावर होता है चला? एक होता है रिएक्टिव पावर, और एक होता है रियल पावर, वास्तविक पावर। आभासी पावर, वास्तविक पावर और रिएक्टिव पावर, ये 3 गो फॉर्मूला होता है, 3 गो पावर होता है। एगो VA में, एगो वाट में, एगो VAR में। ये हो गया वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति होता है VI cos phi, और आभासी शक्ति होता है VI पावर। कितने? 3। एक हो गया आभासी शक्ति, कौन शक्ति चला? एक हो गया वास्तविक शक्ति VI cos phi, एक होता है रिएक्टिव पावर, प्रतिकारक शक्ति VI sin phi। 3 गो शक्ति होता है AC में। इसमें चला DC में एक होता है V इंटू आई। DC का क्या होता है? V इंटू आई। एक होता है कौन? पहला आभासी शक्ति, इसका फॉर्मूला होता है VI। उसके बाद वास्तविक शक्ति, ये फॉर्मूला होता है VI cos phi। cos phi पावर फैक्टर ऑफ phi, phi फेज एंगल है। phi क्या है चला? फेज एंगल। एक होता है प्रतिकारक शक्ति, दैट इज रिएक्टिव पावर। प्रतिकारक शक्ति दैट इज रिएक्टिव पावर। इसका फॉर्मूला होता है VI sin phi। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं चला? रियल पावर। इसका फॉर्मूला होता है VI cos phi। ये आभासी शक्ति बोले तो एपरेंट पावर। ये होता है चला VI sin phi, सॉरी VI। ठीक है, यहां भी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर लगाते हैं। जैसे एक बात बताइए, बढ़िया से देखिएगा, VI यहां VI cos phi, यहां VI sin phi। बढ़िया से देख लो, ये VI cos phi और ये VI sin phi। बढ़िया से देखो तो ये पूरेगा। देखो कैसे, ये कर्ण हो गया, तो VI बराबर अंडर रूट ऑफ VI cos phi का होल स्क्वायर प्लस VI sin phi का होल स्क्वायर होगा। बोलबे नहीं करेगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखो, तो cos स्क्वायर VI कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वायर फाइव प्लस sin स्क्वायर फाइव 1 ना हो जाएगा। तब VI बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ VI का होल स्क्वायर प्लस VI का क्या होल स्क्वायर। बोलो न रे, ना VI का होल स्क्वायर कहाँ? VI कॉमन ना ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तब ना, VI कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा VI का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे,
ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। तो ये पूरा वैल्यू 1 ना हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा वी आई बराबर रूट अंडर वी आई का होल स्क्वायर। ये एक से कट जाएगा तो वी आई बराबर वी आई हो जाएगा, एल एच एस आर एच एस के बराबर हो जाएगा, होगा। इसीलिए कहते हैं ये जो ग्राफ, ये जो त्रिभुज का निर्माण करेगा, यहां हो जाएगा आभासी शक्ति, ये हो जाएगा, एक हो जाएगा वास्तविक शक्ति, एक हो जाएगा रिएक्टिव पावर यानी प्रतिकारक शक्ति। लेकिन यहां पर जब भी होगा कौन शक्ति होगा? आभासी शक्ति होगा। देखो सबका फॉर्मूला अलग अलग है, इसको वी आई से, इसको वी आई कॉस फाई से, इसको वी आई साइन फाई से डिनोट करते हैं। देखो इसको जो है वोल्ट एम्पियर में व्यक्त करते हैं, इसको वाट में व्यक्त करते हैं, इसको VAR में व्यक्त करते हैं। पावर कितने प्रकार के हैं? पहला है आभासी शक्ति। एसी परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के वर्ग माध्य मूलमान, वर्ग माध्य मूलमान मतलब आरएमएस मानना, के गुणनफल को आभासी शक्ति कहते हैं। इसे वोल्ट एम्पियर में व्यक्त करते हैं तथा बड़ी इकाई को किसमें? किलो वोल्ट एम्पियर में। ये जो रियल पावर है चला, इसको हम लोग वोल्ट एम्पियर में व्यक्त करते हैं। वास्तविक शक्ति, एसी परिपथ में आभासी शक्ति, आभासी शक्ति हो गया कौन चला? वी आई, बोलन रे। और शक्ति गुणांक यानी कॉस फाई के गुणनफल को वास्तविक शक्ति कहते हैं, जिसे वाट में व्यक्त करते हैं, और इसकी इकाई भी क्या होती है? वाट या किलोवाट। रिएक्टिव पावर, कौन पावर? कहता है आभासी शक्ति वी आई तथा धारा व वोल्टेज के फेज कोण का साइन के गुणनफल को प्रतिकारक शक्ति कहते हैं, और इसको हम लोग वाटहीन शक्ति भी कहते हैं। वेटलेस पावर, वाटलेस पावर, इसकी प्रतिकारक वोल्टेज एम्पियर VAR यानी वोल्टेज एम्पियर रेजिस्टेंस या प्रतिकारक किलोवाट यानी kVAR में व्यक्त करते हैं। देखो यहाँ आभासी शक्ति है VI, यहाँ कौन शक्ति है? वास्तविक शक्ति। यहाँ कौन शक्ति है? प्रतिकारक शक्ति। यानी VI यहाँ है, यहाँ VI cos फाई है, और यहाँ VI sin फाई। सही है? यहाँ हो जाएगा ये किलो वोल्ट एम्पियर, ये किलो वाट, और ये kVAR। तो ई चला प्रतिकारक शक्ति को हम लोग किसमें व्यक्त करते हैं? VAR या kVAR। के लग गया मतलब बड़ा को, किलो न लग गया। आभासी शक्ति को kVA में यानी वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर। वास्तविक शक्ति को किसमें? वाट या किलोवाट। बोलो रे। तो शक्ति कितने प्रकार के हो गए? 3। अब कहता शुद्ध प्रेरकत्व तथा संधारित्र परिपथ में शक्ति व्यय कितना होता है? 0। अब क्यों शक्ति व्यय 0 होता है? क्योंकि उसका पावर फैक्टर कितना होता है? पावर फैक्टर 0 न होता है। अरे शुद्ध प्रेरकत्व और शुद्ध संधारित्र वाले परिपथ का पावर फैक्टर कितना? 0, क्योंकि उसमें चला cos फाई बराबर कितना होता है? R/Z। तो शुद्ध हो जाएगा तो इसका मान 0 न हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। बोलो। तो कहता है उसका शक्ति व्यय जो होता है वो 0 होता है, अर्थात ऐसे परिपथों में शक्ति व्यय प्रतिरोध के कारण ही होता है। प्रतिरोध के कारण जो शक्ति व्यय होता है चला, वो होता है VI। क्या होता है वो? प्रतिकारक शक्ति VI sin फाई कोई उपयोगी कार्य नहीं करता है। ये रिएक्टिव पावर है। देखो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, यहां ये बियर है चला मान लो, तो एक्टिव और रियल या ट्रू पावर ये है, इसी तरह नशा आएगा। ये जो पावर है, ये जो फॉग बन रहा है, एक रात कुछ मिलेगा? तो रिएक्टिव पावर कोई काम का नहीं होता। नहीं समझा? जो डाले हम उसके कारण रिएक्शन से जो फेन उत्पन्न हुआ, उसी को हम लोग कौन पावर कहते हैं? रिएक्टिव पावर। कौन पावर कहते हैं? तो कौन पावर हमारे किसी काम का नहीं होता है? रिएक्टिव पावर हमारे किसी काम का नहीं होता है। वही बात यहां लिखा गया है कि रिएक्टिव पावर VI sin फाई कोई उपयोगी कार्य नहीं करता। अब चला पावर फैक्टर। पावर फैक्टर अभी तुरंत बताए थे, चला बताओ पावर फैक्टर की अगर हम बात करें, यहां देखना, ये फॉर्मूला क्या है? VI sin फाई। तो पावर फैक्टर जो होता है वो cos फाई ना। तो बता cos फाई कैसे आएगा? 2 पावर को जब करोगे, एगो
वास्तविक पावर, ध्यान से देखो, वास्तविक पावर, वास्तविक शक्ति बट आभासी शक्ति। देखिए तो वास्तविक शक्ति हो गया क्या, VI cos फाइ, आभासी शक्ति क्या हो गया VI, ई कट जाएगा तो cos फाइ आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात होता है। क्या होता है, इसका कोई मात्रक और बीमा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि भी शक्ति का मात्रक वाट, ये भी वाट हो जाएगा, दोनों कट ना जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है cos फाइ इज इक्वल टू R बटा Z। R बटा Z हो जाएगा तो प्रतिरोध के टर्म में हो जाएगा, इस शक्ति के टर्म में हो जाएगा। R बटा Z हो जाएगा तो इसका भी ओम हो गया, इसका भी ओम हो गया, तो कोई पावर कोई मात्रक और बीमा होगा, पावर फैक्टर मात्रकहीन और बीमाहीन राशि। देख लो, एसी परिपथ में वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, यानी पावर फैक्टर बराबर वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। VI कट जाएगा तब ना cos फाइ बचेगा, बोलो ना रे। ये हो गया चला रियल पावर, यही ना रियल पावर देगा, नशा भी यही देगा। ये कौन पावर है, रिएक्टिव पावर। तो कौन पावर हमारे लिए यूजलेस है, ये तो चला उसका ग्राफ है। दूसरे शब्दों में एसी परिपथ में वोल्टेज एवं विद्युत धारा के बीच बने कोण की कोजिया, जो फेज एंगल का कोजिया यानी कॉस होगा, उसी को ना पावर फैक्टर कहते हैं। फाइ क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच का डिफरेंस, फेज एंगल, कितना एंगल पर दोनों अप डाउन हो रहा है, तो cos फाइ है, यही पावर फैक्टर है। या एसी परिपथ में प्रतिरोध तथा इंपीडेंस Z के अनुपात को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। क्या कहते हैं, या तो कहिए कि फेज एंगल का कोजिया पावर फैक्टर कहलाता है, या प्रतिरोध और इंपीडेंस का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है, या आभासी शक्ति, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। बोलन रे, आप पावर फैक्टर का कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है। किसी उपभोक्ता के लिए, नहीं लिख लो एक लाइन, पावर फैक्टर का कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है। हाँ बाबा, क्या लिखा है, पावर फैक्टर मात्रकहीन। बुक कौन सा लें, बुक लेना है चला SK झा, ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रीशियन। पावर फैक्टर का मात्रकहीन और क्या होता है, बीमाहीन है। इसका मात्रक और बीमा नहीं होता। क्लियर है ना। पावर फैक्टर cos फाइ बराबर क्या होता है, चला R बटा Z। cos फाइ बराबर R बटा Z, cos फाइ बराबर
आर बटा जेड। क्लियर है ना? कॉस फाई का एक और फॉर्मूला क्या है? वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। सही है ना? चला, शक्ति कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। कौन कौन? आभासी, वास्तविक और प्रतिकारक शक्ति। आभासी शक्ति हो गया वी आई, वास्तविक शक्ति वी आई कॉस फाई, और प्रतिकारक शक्ति वी आई साइन फाई। सही है ना? उसके बाद चला कॉस फाई बराबर आर बटा जेड ना होता है। रेजोनेंट सर्किट में एक्सएल बराबर हो जाएगा एक्सी के, तो जेड बराबर हो जाएगा आर के। रेजोनेंट सर्किट में एक्सएल बराबर हो जाएगा एक्सी के, तो जेड बराबर हो जाएगा किसके? आर के। क्लियर है? रेजोनेंट सर्किट का जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगा वो एफ बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC हो जाएगा फॉर्मूला। यही ना होगा? ये जो शक्ति है, रिएक्टिव पावर, हमारे लिए किसी भी काम का पावर नहीं। रिएक्टिव पावर इज अ यूजलेस पावर। रिएक्टिव पावर इज अ यूजलेस पावर। ये हमारे किसी काम का नहीं होता है। और जो मेन पावर होता है वो हमारा रियल पावर है। ये हमारा कौन पावर है? रियल पावर। रियल पावर जो होता है वो यूज में होता है। कॉस फाई बराबर होता है आर बटा जेड। कॉस फाई बराबर, और एक्सएल बराबर होता है एक्सी के, तो वो रेजोनेंट सर्किट हो जाता है। कौन सर्किट हो जाता है? एक्सएल अगर एक्सी के बराबर होगा तो उस सर्किट का नाम कौन सर्किट है? रेजोनेंट सर्किट है। कौन सर्किट है? अनुनादी सर्किट कहलाता है। अगर प्रतिरोध के अलावे अन्य चीजें होंगी तो उसे हम प्रतिबाधा कहते हैं। उसका जो विरोध होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबाधा। प्रतिरोध के अलावे अगर अन्य चीजें होंगी तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चला, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा जो होता है वह भी एक प्रकार का विरोध है। चाहे वो प्रतिरोध ले लीजिए, चाहे वो इंडक्टिव रिएक्टेंस ले लीजिए, या कैपेसिटिव रिएक्टेंस ले लीजिए, या इंपिडेंस ले लीजिए, ऑल आर हैविंग द सेम यूनिट एंड द यूनिट इज ओम। What is the unit? Ohm. All are having the same unit. Inductive reactance, capacitive reactance, impedance, resistance, all are having a same unit and the unit is only ohm. What is the unit? Ohm. Ohm is the unit of resistance. Is the unit of resistance. मतलब किसी भी प्रकार का अगर विरोध होता है तो उसका जो यूनिट होता है in a current electricity, that is called as ohm. That's why inductive reactance, capacitive reactance, resistance, impedance, all are having the same unit and the unit is what? What is the unit? Ohm. What is the unit? Ohm is the unit of resistance. Each and every type of resistance is having the same unit and the unit is what? Ohm. Clear? बोलन रे? And the reactive power is not a power. This is not a useful power. This is useless power. What is the power? Useless power. Reactive power is completely a useless power. Clear? बोलो रे? एंड अगर हम इम्पिडेंस ट्रायंगल की बात करें, इम्पिडेंस ट्रायंगल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पिडेंस, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। इम्पिडेंस, रेजिस्टेंस एंड reactance. Impedance triangle is a combination of impedance, resistance and what? Reactance. Clear है? हाँ. Thank you very much.